हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की फ़िज़िक्स, जिसमें मैंने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ रखा है तो आप सबसे पहले जाके उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। अदरवाइज हो सकता कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उन टॉपिक्स का जो कि पहले के ही चैप्टर में उनका यूज यहाँ पर कहीं ना कहीं हो गया, तब वहाँ पर आपको समस्या आ जाएगी। फिर उसके बाद में कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, ये चीज़ आप भी समझते हैं तो ये मुझे बताना ना पड़े, आप पहले के चैप्टर पढ़ ले जाके तो बेटर होगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, ये क्या होता है और इसके अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, या फिर आप जिस सेल फ़ोन से मेरी वीडियोज़ को बैठे कुरकुरे खाते हुए देख रहे हैं, शायद आप देख ना पाते अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती, है ना। तो ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो शायद वो काम रुक ही जाएंगे या फिर ना हो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस कितना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका स्टार्टिंग कहाँ से, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका बेस कहाँ से है, तो वो समझने के लिए हम लोग चलेंगे कई वर्षों पहले पूर्व। यानी कि जो मेरा आज का जो पहला टॉपिक है वो है आवेश। आखिर ये आवेश होता क्या है, ठीक है ना। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। चार्ज, आपने कहते नहीं कि मेरा जो मोबाइल की जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है, यानी कि वो आवेशित हो गई, ये कहते हैं कि नहीं। तो आखिर ये आवेश होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है कि एक यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे थेल्स। उन्होंने देखा था कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, एक पदार्थ होता है अंबर नामक का, ठीक है ना। अंबर नामक एक पदार्थ होता है, जब हम लोग उसको ऊन से रगड़ देते हैं तो उसमें बहुत हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़ों या तिनकों को आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। जब उन्होंने क्या देखा कि जब अंबर नामक जो पदार्थ होता है उसको जब ऊन से रगड़ देते हैं तो उस पदार्थ में बहुत हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़ों या तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, आवेश। यानी जो आवेश होता है वो एक प्रकार का गुण होता है जो पदार्थों में पाया जाता है। या फिर इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। आप ऐसा देखते होंगे कि जैसे जब आप झाड़ते हैं ना बालों को, तो आप कंघे से बालों को झाड़िए, ठीक है, रगड़ दीजिए ऐसे ऐसे करके। उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, आप उस कंघे को इसके पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे उन कागज़ के टुकड़ों में हलचल हो रही है। हो सकता है कि वो कागज़ के टुकड़े जो है उस कंघे में चिपक जाए, ऐसा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, जस्ट अभी आप देख लीजिए करके। कंघा ले लीजिए, ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे आकर्षित करिए, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा, सुनिए मेरी बात, किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है या फिर प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे आवेश कहते हैं। लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा था तो मैं बीच में अलग भटक गया। तो मैं बात कर रहा था कि 2500 वर्ष पहले की बात है कि एक यूनानी दार्शनिक थेल्स हुआ करते, तो उन्होंने देखा था कि जो अंबर नामक पदार्थ होता है, जब हम लोग उसको ऊन से रगड़ देते हैं तो बहुत हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़ों और तिनकों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। बट वो 2500 वर्ष पूर्व की बात थी, उस समय इस बात को इतना महत्व नहीं दिया गया। 2000 वर्ष तक लगभग कोई महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने प्रयोगों द्वारा देखा और बताया कि अंबर पदार्थ की भांति ही कांच, आबनूस, गंधक, लाख, इनको भी जो है अगर किसी से रगड़ दिया जाता है तो इनमें भी जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा उसमें किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, आवेश कहते हैं।
आवेश की परिभाषा आपको समझ में आई। बट हम लोग चूँकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में क्या परिभाषा लिखी हुई होती है, तो फिजिक्स में परिभाषा लिखी हुई होती है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, आवेश कहलाता है। मतलब एक ही है जो मैंने पहले बताया, ये बुक की परिभाषा है। चूँकि जो हम लोग समझते हैं वो आसान होता है, थोड़ा बुक में जो वर्ड्स होते हैं थोड़ी सी टिपिकल कैटेगरी में, तो आप सीधी सी परिभाषा बता सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा उस वस्तु में किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, आवेश कहते हैं। और इस आवेश को, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसे जो है क्यू से प्रदर्शित करते, किससे, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है, एक पदार्थ का गुण होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, आपको पता है कोई चीज़ अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसका मात्रक भी तो होता है, तो इसको हम लोग कूलाम में नापते हैं। किस में नापते हैं, कूलाम में नापते हैं। इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है कूलाम, जैसे मान लिया किसी वस्तु पर 2 आवेश है तो क्या लिखेंगे, 2 कूलाम आवेश है। भाई जैसे आप बताते हैं बछरावा गए या फिर लखनऊ गए, कहीं भी गए, आप सपोज कर लीजिए आप दिल्ली चले गए, तो आपने कहा कि मैं 500 किलोमीटर गया, किलोमीटर क्या है, मात्रक हुआ ना। तो वैसे ही जो आवेश होता है, जो आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। और इसका एक मात्रक और होता है, देखिए अभी आप इसको समझेंगे आगे चल के, ठीक है ना। इसका जो एक मात्रक और होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये बताऊंगा मैं भी कहाँ से आया है, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एम्पियर सेकेंड। ये दूसरा मात्रक है, दोनों के दोनों मात्रक क्या हैं, आवेश के ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके और भी कई सारे मात्रक होते हैं, बट अभी आप 10th में, तो मैं 10th लेवल का ही आपको बताऊंगा ना, ऐसा थोड़ी ना मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये जो कूलाम है, ये आवेश, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये अदिश राशि और सदिश राशि आपको 9th में पढ़ाया गया है। यानी ये जो आवेश होता है इसमें केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसीलिए क्या है, यह एक अदिश राशि है। मैं एक बार इसकी परिभाषा दोबारा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और इस आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है, और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम या फिर एम्पियर सेकेंड होता है। और भी कई सारे मात्रक होते हैं, बट उतने सारे मुझे हम लोगों को जानने नहीं है, ठीक है ना। ये जो मात्रक है ये MKS पद्धति में है, ये पद्धतियों के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा, ठीक है ना। तो आवेश के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो देखिए आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको सब जानते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में समझते नहीं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, पढ़ा है ना। तो वही आवेश यहाँ भी है। तो धनात्मक आवेश होता है, और क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। और जो ऋणात्मक आवेश होता है कब आता है, जैसे मान लीजिए आपने 2 वस्तुओं को रगड़ा, मैं 2 वस्तुएं कोई ले ही लेता हूँ, ऐसा कर तो मैं एक मार्कर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सपोज करिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, मैंने इनको आपस में रगड़ दिया, ठीक है, मैं ऐसे रगड़ दिया इनको आपस में, ठीक है, रगड़ दीजिए फिर घर्षण करा दीजिए, बात एक ही है। तो हुआ क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इस ब्लू मार्कर के जो इलेक्ट्रॉन है इस रेड मार्कर पर आ गए। अब बताओ जब इसके इस ब्लू मार्कर के इलेक्ट्रॉन रेड मार्कर पर आ गए तो इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो भैया जो इलेक्ट्रॉनों की, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना, उस पर ऋणात्मक चार्ज आता है। कैसा आता है, धनात्मक चार्ज आता है। क्या आता है, धनात्मक चार्ज आता है। और धनात्मक चार्ज का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसमें से, समझ में रहे ना। यानी भैया इसमें मैंने, फिर से समझिए इस बात को लेकर, मैंने क्या किया, 2 मार्कर थे हमारे पास, 2 वस्तु, मैंने इनको आपस में रगड़ दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके
हुआ क्या, इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन जो ब्लू मार्कर के थे रेड मार्कर पर आ गए। इसका मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पे इस मार्कर पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इस मार्कर पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, फिर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धनात्मक चार्ज होता है। और चूंकि इस मार्कर पर इलेक्ट्रॉन आ गए थे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक चार्ज आएगा। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए थे तो इसका मास भी तो कम पड़ेगा, द्रव्यमान में इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं तो उस पर धनात्मक चार्ज आ जाता है, जबकि जिस वस्तु पर जो है इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर क्या होता है, उस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो आप समझ चुके होंगे दो प्रकार के चार्ज होते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आवेशों के गुण। क्या टॉपिक है मेरा अगला, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। अब देखिए इसके गुण तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हम लोग 10th क्लास में हैं तो 10th लेवल का ही पढ़ने वाले हैं, मैं 12th लेवल का थोड़ी ना आपको पढ़ा दूंगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जितना भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारा का सारा वीडियो के एंड में आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आपको ये सब नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि नोट डाउन करिए, है ना। मैंने ऐसा कहा कि भैया मैं साइड हो गया हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है पिछले क्लासेस में मैंने जितना भी पढ़ा है सब नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल गया है। आप पूरा बढ़िया से पढ़िए, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, अगर समझ में ना 3 बार देखिए, लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएगी, देखने के बाद नोट्स बना लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, काम खत्म, चैप्टर आपका कंप्लीट। लेकिन तन मन से देखना है। देखिए देखना भी कई तरीके का होता है ना, कुछ लोग वाचिंग करते हैं, कुछ लोग लुकिंग करते हैं। आपको पता होगा भैया टीवी जो है वॉच की जाती है, जैसे कोई चीज़ मैंने ऐसे देखी, ये लुकिंग हुआ गया, लेकिन इस तरीके से देख ही रहा हूँ उसको तो ये वाचिंग हो गया। तो आप वाचिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा, लुकिंग करने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ आवेशों के गुण। इसके 2-3 बेसिक से गुण हैं। पहला गुण है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस वाले या फिर माइनस माइनस वाले, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, समझे ना। उनको पास में रहना अच्छा नहीं लगता है। हम लोग चाहें भी कि भैया तुम लोग पास में रहो तो पास में नहीं रहेंगे, उनको दूर दूर रहना ही अच्छा लगता है ना। और जो एक मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, मतलब एक प्लस का हो एक माइनस को बढ़िया इसे आके चिपक जाते हैं, समझिए ना। मतलब कहने का मतलब जो आवेश का जो पहला गुण है उसमें है कि समान प्रकृति के आवेश, चाहे तो दोनों के दोनों प्लस प्लस वाले हों या फिर दोनों के दोनों माइनस माइनस वाले, हमेशा एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक प्लस माइनस एक दूसरे को ऐसे पास में अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये पहला गुण हो गया, ठीक है। और दूसरा गुण ये है कि जो आवेशों की गति होती है ना, भैया आवेश गति भी तो करते रहते हैं, तो जो आवेशों की गति होती है इससे आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आवेश गति करते रहेंगे लेकिन इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आवेश का जो मान होता है गति या वेग पर निर्भर नहीं करता है। वो तीसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो ब्रह्मांड का जो कुल आवेश होता है वो नियत होता है, यानी नियत रहता है, बदलता नहीं, फिक्स होता है। नियत का मतलब समझिए, जब कोई चीज़ ना बदले तो नियत है। जैसे दो एक नियत है, कांस्टेंट है। क्यों नियत है भैया, 2 कभी आपने सुना कि 2 कभी 3 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, 2 हमेशा 2 रहता है। जैसे मान लिया 10, क्या 10 बदलता है, ऐसा थोड़ी ना हो गया 10 किसी दिन 11 हो जाए फिर अगले दिन पता चला 10 हो गया, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि 10 और 2 क्या है, नियत है। तो यानी कि जो ब्रह्मांड का जो कुल आवेश होता है वो नियत रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है, ठीक है, यानी फिक्स रहता है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। तो ये 3 बेसिक से गुण थे, मैंने रिपीट कर देता हूँ कि भैया समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को ऐसे आकर्षित करते हैं। और जो पूरे ब्रह्मांड का जो आवेश होता है वो नियत रहता है। और ये जो आवेशों का जो मान है वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आवेशों का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सब कुछ जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है।
देखिए बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। आपने सोचा होगा आखिर क्वांटीकरण इतना भयंकर सा नाम आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कुछ नहीं है, इसको गोली मारो आप, बस मेरी बात सुनो बस, ठीक है ना। देखिए जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, चाहे ये वस्तु हो, चाहे ये वस्तु हो, चाहे ये वस्तु हो, चाहे ये वस्तु, कोई भी वस्तु हो, उस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मेरी बात समझ में नहीं आई, या फिर आप इसको हल्के में समझिए, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। भैया जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी वस्तु पर 1/2 चार्ज, 3/4 चार्ज, 1/4 चार्ज है। इस तरीके का चार्ज किसी भी वस्तु पर नहीं होता है। वस्तु पर हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, कुछ भी हो सकता है वो ना। बट 1/2, 2/3, 3/4 इस तरीके का आवेश नहीं होता है। यही क्या है, यही आवेशों का क्वांटीकरण है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से वस्तुओं पर चार्ज होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं, ठीक है ना। कभी 1/2 चार्ज नहीं होगा, 1/3 चार्ज नहीं होगा, 3/4 चार्ज नहीं होगा, 3/7 चार्ज नहीं होगा। समझे ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन के 100 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 45 इलेक्ट्रॉन, 55 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके के जो है हर एक वस्तु पर चार्ज होता है। यही क्या है, यही आवेशों का क्वांटीकरण है। तो आई होप ये जितना भी मैंने आवेश के बारे में पढ़ाया है अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये आवेश होते क्या हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी की तो बात की ही नहीं, आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। अभी मैं केवल उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊँ तब वहाँ पे समझ पाए। मैं आवेश बोल दूँगा, आपको आवेशी के बारे में नहीं पता तो क्या समझ पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। समझ रहे ना, यही चीज़ आपको समझनी है कि आखिर आवेश क्या होते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश किस प्रकार की राशि है, तो आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम्ब या फिर एम्पियर सेकंड होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, और आवेश एक अदिश राशि है, और आवेशों को गुण के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि चालक, अचालक और ये अर्धचालक क्या होते हैं। तो आप इसके बाद आप फीडिंग लगा लीजिए चालक, ठीक है ना। देखिए चालक कुछ नहीं होते, ये पदार्थ होते हैं, यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सके, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो सके। उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है या फिर सुचालक कहा जाता है। जैसे मेरे को ले लो, मनुष्य का शरीर, मुझ में आवेश का प्रवाह होता है कि नहीं। आपने देखा अगर मैं करंट मुझ में लगा दी जाए तो पूरे शरीर में करंट जाती है ना। अगर आपने यहाँ पर करंट छुआ दिया तो यहाँ पर भी करंट आपको टच करोगे तो जाएगा। तो ये आवेश का प्रवाह ही तो हो रहा है, यानी कि मैं जो मनुष्य का शरीर है ये भी क्या है, एक चालक है, ठीक है। और क्या है, जैसे धातु में एल्युमिनियम, ये भी क्या है, चालक है। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। और भी जैसे चांदी, तांबा, ये सब लोग, ये सब क्या है, ये जितने भी मटेरियल हैं जिनके मैं नाम बता दिया मैंने, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं तो आपको केवल एग्जांपल बता रहा हूँ। ये सारे के सारे चालक हैं, या फिर सिंपली आप इस तरीके से कह सकते हैं वे पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह हो सके, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अचालक की। इसको इंग्लिश में कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, अचालक। आखिर ये अचालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी उसमें ये आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता जिन पदार्थों में, उन पदार्थों को अचालक कहते हैं। जैसे कांच, कांच में करंट फ्लो होती है, नहीं फ्लो होती है। और जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी में करंट तो फ्लो नहीं होती ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे।
यानी वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकते हैं, वो चालक होते हैं। और जिसमें प्रवाहित नहीं हो सकते वो क्या होते हैं? अचालक होते हैं। एग्जाम्पल आप बहुत सारे जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लग रही, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ अचालक। किसकी बात करता हूँ? सॉरी, अचालक तो हो गए। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, नाम ही से लग रहा अर्धचालक। देखिए कुछ अचालक पदार्थ ऐसे होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अचालक पदार्थ यानी जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती है। कुछ अभी देखिए धारा शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ, अभी धारा का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। धारा को छोड़िए, धारा भी आप नाम मत लीजिए, मतलब मैं ना लूँ, आप भी साथ साथ लेते रहिए कि वे पदार्थ जिसमें बार बार धारा ही निकलेगा, जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वही तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, अचालक होते हैं। और कुछ अचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अपद्रव्य मिला दिया जाए। अपद्रव्य का मतलब अंड बंड समझ लो, कुछ भी मिला दो, कुछ भी मतलब समझे ना, कुछ फिक्स चीज़ें मिलनी है जिसका कोई यूज ना हो। तो यानी कि अर्धचालक क्या होते हैं? जैसे कुछ अचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें मैं इम्प्योरिटी मिक्स कर दूं, यानी अपद्रव्य मिला दिया जाए, तो वो क्या होते हैं? वो चालक की भांति काम करते हैं। मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो है धारा का प्रवाह हो सकता है, आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन अपद्रव्य मिलाने के बाद तो उन पदार्थों को बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, ये अर्धचालक हैं, ये पदार्थ ही होते हैं। और ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दो, इम्प्योरिटी क्या होती है, अपद्रव्य क्या होते हैं, आपको क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए कुछ चीज़ें आपको रटनी है। तो इसमें जब भी कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो एक चालक की भांति लगभग कार्य करने लगते हैं। कंप्लीट चालक नहीं होते हैं, लेकिन अर्धचालक, मतलब नामी से आधा काम करे, आधी चालकता होगी, ठीक है ना। तो उन पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। और जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पर ये अर्धचालक यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर आपने नाम सुना होगा, टेलीविज़न तो सबने सुना ही है, सबके घर में भी है टेलीविज़न, उसमें इन अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न में जो है इन अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है ना, मतलब पूरी की पूरी जो है आवेश के बारे में था। उसके बाद कुछ टाइप्स के पदार्थ होते हैं जो कि आवेशों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के बेस पर कैटेगराइज्ड किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको समझना है, ठीक है ना। इतना आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी अभी तक समझाया है ये एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे धारा, वैद्युत क्या होती है, यानी कि वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये हमारा जो अगला टॉपिक, बट बिफोर दैट मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, वैद्युत धारा। आखिर ये वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सब लोग करंट 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 कहते रहते हैं, तो उसी के बारे में हम लोगों को समझना है। आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसको समझिए। देखिए जो आवेश की बात मैं कर चुका हूँ आपसे, आवेश जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैद्युत धारा कुछ नहीं है, आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। मैंने क्या कहा, आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसको वैद्युत धारा कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को। हो सकता है डिफिनीसन आपको थोड़ी अच्छी ना लगे, तो मैं थोड़ा सा इसी डिफिनीसन को अच्छे से, मतलब थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में लिखता हूँ कि जब किसी चालक में, चालक समझे ना, वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सके। तो जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो इसी प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से
दूसरे स्थान तक, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो इसी प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इसी प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अब आप समझ चुके होंगे। आवेशों के बारे में मैंने इसीलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि आवेश जो होते हैं ये किस दर से बह रहे हैं या फिर बह रहे हैं, ये प्रवाह हो रहे हैं, इसी प्रवाह को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मैं मान लेता हूँ कि माना कि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। मैंने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, किसी चालक में जो है t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, तब वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। ये था मैथमेटिकल डिफिनीशन, वो मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। वो तो मैंने सिंपली लैंग्वेज लिखी थी भैया, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं मान लूँ कि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ है तो जो वैद्युत धारा होगी I बराबर हो जाएगा Q/T। और इसका जो वैद्युत धारा को जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पियर में नापी जाती है। या फिर आप इसका मात्रक यहाँ से, आवेश क्या है, आवेश को किस में नापते? कूलाम बटे टाइम सेकंड में। तो आप यहाँ से भी लिख सकते कूलाम बटे यानी कि प्रति सेकंड। तो ये भी, ये दोनों मात्रक हैं। जनरली हम लोग एम्पियर यूज करेंगे, कूलाम पर सेकंड आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। I बराबर क्या होता है? Q/T यानी कि कूलाम पर सेकंड। तो जो वैद्युत धारा होती है वो आवेश प्रवाह का दर होता है। आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। और ये तो मैंने लिखा ही नहीं कि इसको भैया I से प्रदर्शित करते हैं, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर जब आवेश किसी भी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर वैद्युत धारा, I बराबर क्या होता है? Q/T। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर या कूलाम सेकंड। थोड़ी देर के लिए मैं इसमें Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकंड अगर मैं इसमें रख दूं, मैंने क्या कहा? Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकंड रख दे तो Q का मान 1, T का मान 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। यही होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें जो प्रवाहित वैद्युत धारा है क्या कही जाएगी? 1 एम्पियर। भाई जब मैंने Q का मान 1 रखा, T का मान 1 रखा, तो I का भी मान 1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब निकला? जब t सेकंड में, जब किसी चालक में t सेकंड में यानी कि 1 सेकंड में, 1 मैंने रखा है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस समय जो प्रवाहित वैद्युत धारा है वो 1 एम्पियर वैद्युत धारा कही जाएगी। ठीक है ना। तो आई होप जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझाने की, है ना कहीं से लिंक करने की, जहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं डायरेक्टली समझ में नहीं आती, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स या फिर जो चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, यानी हम जिसका यूज आगे पता होता है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी आप रेगुलर देखते भी रहते हैं तो आपको पक्का समझ में भी आने वाला, अगर आप वाचिंग कर रहे हैं तो, लुकिंग नहीं। ठीक है ना। मेरे वीडियोज़ को आप वॉच किया करिए, लुक मत किया करिए। ठीक है ना। मैं आपको वाचिंग और लुकिंग में डिफरेंस बता चुका हूँ। आप 10th में ही इतना तो आप समझते होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप शेयर तो कर ही सकते हैं। शेयर करने में आपको कुछ नहीं लगता है कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप शेयर करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। ऐसा किसी मतलब शेयर करने का कुछ भी नहीं लगता है।
बस आपकी थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि उंगलियों को तो इधर उधर करना ही पड़ेगा, है ना, इतना तो आप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।